हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं जी? अच्छा, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून। कोई ना, बस कट रही है। ओके। सो बच्चों, आज जो है कॉम्प्लेक्स सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना आज हम लोग सीखेंगे। सिमेट्री वाले केसेस में आप लोगों को आज सिखाने वाला हूँ। जो क्यूब वाले केसेस है वो आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। मेरे ख्याल से आप लोगों ने पिछली वाली क्लास देखी होगी, और पिछली वाली क्लास का जो मैंने थोड़ा बहुत होमवर्क जो दिया था उसको पहले डिस्कस कर लेते, क्योंकि वो बल्ब वाले क्वेश्चन थे उसमें ना। तो बल्ब वाले क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करने हैं ये मैं तुम लोगों को पहले आइडिया, क्योंकि ये अब हमारी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले, ये मतलब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट अब स्टार्ट होगा अगली क्लास में, तो उससे पहले मतलब ये हमारी लास्ट क्लास है उसकी ना। तो कल कल डीसीएस है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, वो थोड़ा सा तो डिस्कस करेंगे अपन जो है ना, थोड़ा डिस्कशन जरूरी है। तो वो जो बल्ब वाला जो पार्ट है वो वाला डिस्कस कर लेते हैं, बस बल्ब वाले जो क्वेश्चंस थे। मैं कौन सा कह रहा हूँ, पूरा टॉपिक डिस्कस करते हैं। जितना देखो डिस्कशन क्या है ना, मैंने हमेशा देखा है, मैंने जब जब डिस्कशन को आगे बढ़ाया है ना, वो हुआ ही नहीं है। ठीक है ना, वो आगे बढ़ाने में डिस्कशन हो ही नहीं पाता है। सो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। नहीं 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 नहीं, ये देखो लापरवाही है। आप अगर आज भी नहीं करके आओ ना, आप कल भी नहीं करके आओगे। इन चीजों में मैं थोड़ा फिर स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ, ठीक है? क्योंकि कल संडे था, अगर संडे को नहीं कर सकते अगर आप होमवर्क, तो मतलब लाइक कल कहाँ से कर लोगे? कल नहीं हो पाएगा। 27 से पहले कोई दिया था कि भाई मैंने होमवर्क में? 27 से पहले वाले तो हमारे डिस्कस हो गए थे सारे के सारे। 17 था क्या? ओके, 17 वाला बच्चों। डाउट है बच्चों किसी को 17 वाले में? 17 में डाउट है किसी को? एक 17 वाले में दो बच्चे और बच्चों, किसी को डाउट? 17 तीन चार। हलवा क्वेश्चन है क्या? यहां पे दिया है बच्चों तुम्हें 4 आइडेंटिकल बल्ब जिनकी सबकी वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग दे रखी है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। द टोटल इलेक्ट्रिकल पावर कनेक्टेड कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। कुछ नहीं करना था, इसका रेजिस्टेंस लिख लेना था, इसका रेजिस्टेंस लिख लेना था, इसका लिख लेना था, इसका लिख लेना था। तीन पैरेलल में हो जाते और एक बच्चों सीरीज में हो जाता। क्या आप नहीं लिख सकते? ये आर होता और ये R/3 होते। V square divided by 4R divided by 3 is the power consumed। खत्म। R कैसे पता करोगे? V square divided by पावर करके। ये दे रखी है रेटिंग। खत्म भाई, ठीक है ना? पता नहीं डाउट कैसे आया, लेकिन और कोई था क्या भाई बीच में? और कोई क्वेश्चन था क्या? 19वां दिया था क्या? 19 तो मैंने कराया होगा ना। क्लास में करा दिया है। कराया नहीं कराया बच्चों? बल्ब वाले बच्चों, बल्ब वाले क्वेश्चन, ओनली बल्ब वाले। 27 में डाउट है किसी बच्चे को? 27 में बच्चों डाउट है क्या? देखो बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चन तो मैं थोड़ा सा सोचना सिखाने के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। एक्स वाई जेड आर आइडेंटिकल लैम्प, ठीक है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टू द ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प अकर व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। अब ध्यान से सुनना, इसका रेजिस्टेंस आर होगा, इसका आर होगा, इसका आर होगा। पहले करंट बच्चों ऐसे आ रहा था, ऐसे जा रहा था इधर से, और ऐसे जा रहा था, ठीक है? पहले जो करंट होगा बच्चों आई इनिशियल, वो V डिवाइडेड बाई 2R के बराबर होगा। ठीक है ना? पहले करंट ये रहा होगा बच्चों, पहले ये करंट रहा होगा, दोनों बल्ब से इतना करंट जा रहा होगा। अब जब आपने स्विच को क्लोज कर दिया तो ये दोनों हो गए पैरेलल में, इनका हो गया R/2, ये हो गया R 3R/2। अब जो बच्चों बाद में जो करंट होगा ना, ये करंट आई फाइनल, ये करंट होगा बच्चों V डिवाइडेड बाई 3R/2 के बराबर। बच्चों ये करंट आधा आधा इधर जाएगा, आधा उधर जाएगा, आधा इधर जाएगा। V डिवाइडेड बाई 3R नीचे वाले इस वाले बल्ब में जा रहा होगा, V डिवाइडेड बाई 3R बच्चों ऊपर वाले बल्ब में जा रहा होगा, इस वाले में। पहले इस वाले बल्ब में कितना करंट जा रहा था? V डिवाइडेड बाई 2R पहले था।
अब करंट कितना जा रहा है इस वाले में, V डिवाइडेड बाई 3R। क्या ये समझ में आ गया? इसमें करंट चेंज हो जाएगा, करंट घट गया बच्चों, करंट घट जाएगा तो क्या होगा इसका, I स्क्वायर R, ये पावर इसका कम हो जाएगा, तो Y वाले का बच्चों पावर कम हो जाएगा। अब X वाले के बारे में बात करते हैं। X वाले में पहले कितना करंट जा रहा था, ये जो करंट इससे X से जा रहा था वही Y से जा रहा था, ठीक है। अब X वाले में कितना करंट जा रहा है, इतना। ऑब्वियस सी बात है ये करंट बड़ा है इस वाले से, ये बच्चों बड़ा है, इस वाले से अब ज्यादा करंट जा रहा है, ज्यादा करंट जा रहा है तो ये ब्राइट हो जाएगा। X की बच्चों इंक्रीज होगी और Y की डिक्रीज होगी। X इंक्रीजेस Y डिक्रीजेस, X की पावर, समझ गए? समझ में आ गया बच्चों? ट्राई टीचिंग, क्या हुआ? यू आर अ वेरी गुड टीचर, यू शुड ट्राई टीचिंग ऑन अन अकेडमी। है, मैं पढ़ा तो रहा हूं क्या कहना चाह रहा है भाई? 28 में डाउट है किसी बच्चे को? 28 वाले में बच्चों, 28 वाले में डाउट है? 28 वाले में ओके। टू बल्ब्स रेटेड लाइक दिस एंड दिस आर कनेक्टेड इन सीरीज। बच्चों सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं आपने ना। सीरीज में क्या होता है कि दोनों से करंट सेम होता है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब इसकी पावर अगर कंपेयर करनी है ना बच्चों, अच्छा इन्होंने बोला है कौन सा वाला पहले फ्यूज होगा, पहले कौन सा वाला बच्चों फ्यूज होगा। देखो बच्चों, यहां से तुम इनके रेटेड करंट पता कर सकते हो, कौन कितना करंट मैक्सिमम अलाउ कर सकता है बच्चों। आप यहां से करंट पता कर सकते हो, वी स्क्वायर वी इंटू आई जो होता है बच्चों वो पावर के बराबर होता है, आई आ जाएगा पी डिवाइडेड बाई वी के बराबर। दोनों के वोल्टेज बराबर है, पावर इसकी ज्यादा है, ये ज्यादा करंट अलाउ करेगा, ये ज्यादा करंट अलाउ कर सकता है बच्चों। इसका जो रेटेड करंट है दैट इज लेस। तो तुम्हें पता है कि दोनों में बराबर करंट जा रहा है, तो करंट जैसे धीमे धीमे बढ़ाओगे ना, तो पहले ये वाला फ्यूज हो जाएगा, इसका अभी मैक्सिमम करंट नहीं पहुंचा। समझ गए? ये मैं करा चुका हूं ऑलरेडी, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। या आप आई स्क्वायर आर से भी कंपेयर कर सकते थे इसको ना, आई स्क्वायर आर से भी कंपेयर कर सकते थे बच्चों इसको ना, आई स्क्वायर आर। आई दोनों में सेम होगा, जिसका पावर पहले मतलब कम होगा वो वाला जल्दी फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इस वाले पे आ जाओ, और कौन सा था, 32। तीन बल्ब है बच्चों मिस्टेकनली वायर्ड इन द सीरीज एंड कनेक्टेड टू 120 वोल्ट पावर सप्लाई। तो देखो बच्चों, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3R के बराबर पावर होगी बच्चों, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है ना। when it mistakenly connected, power dissipated by the each bulb। देखो बच्चों, टोटल पावर इतनी होगी, टोटल पावर इतनी होगी। आप ये समझो कि टोटल पावर कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू आर। आर क्या होता है, इनकी रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग ये दे रखी है, पावर रेटिंग ये दे रखी है बच्चों, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे पास बच्चों ये तो कट जाएगा, ये आ गया 20। तो टोटल पावर जो है ना बच्चों, तीनों के अक्रॉस जो मिल रही है वो इतनी मिल रही है, ठीक है। टोटल पावर ये मिल रही है बच्चों। अब तुम्हें बोला इन्होंने कि हर एक के अक्रॉस कितनी पावर मिल रही होगी, तो टोटल का 1/3 कर देंगे, 20/3। हर एक बल्ब की जो पावर होगी ना बच्चों, वो 20/3 6.7 वॉट के बराबर होगी। क्लियर है भाई? समझ में आया? तुम बोलोगे सर आपने इसको 120 के अक्रॉस कनेक्ट किया है, इनका वोल्टेज रेटिंग भी 120 है, फिर 60 क्यों नहीं मिल रही है? वो बच्चों क्यों नहीं मिल रही है, जब आप इसको ऐसे कनेक्ट करते हो ना, तो तुम्हें पता है कि तुमने यहाँ पे टोटल 120 लगाया हुआ है,
यहाँ तुमने 120 लगाया हुआ है, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा होगा? 40। इसके अक्रॉस कितना आ रहा होगा? 40। इसके अक्रॉस कितना आ रहा होगा? 40। क्या ये इनके रेटेड वोल्टेज पे लगा रखे हैं? रेटेड वोल्टेज नहीं है, तो पावर रेटेड वाली नहीं मिलेगी, 40 के करस्पॉन्डिंग मिलेगी। चाहो तो तुम 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर कर सकते हो, तुम्हारे पास डायरेक्ट पावर आ जाएगी एक की। क्लियर है बच्चों? आइडेंटिकल थे इसलिए। 33 वाले में डाउट है किसी बच्चे को? नेट रेजिस्टेंस निकाल के, मैंने भी तो वही किया, नेट रेजिस्टेंस पता करके नेट हो जाएगा 3R के बराबर, मैंने उससे कर लिया। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे में काफी कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है? सो मैंने इसलिए तुमने एक बच्चे ने भी पूछा ना, मैंने बताया है इसको कि बल्ब वाले क्वेश्चन बच्चों को परेशान करते हैं। और जैसे यहाँ पे देखो 100 वॉट बल्ब दे रखा है, दो दे रखे हैं 60 वॉट के, और कनेक्टेड टू 250। इसमें बच्चों इन बल्ब का वो नहीं दे रखा है, रेटेड वोल्टेज नहीं दे रखा है। हम यही ले लेंगे बच्चों, जो सर्किट में दे रखा होता है ना, वही रेटेड वोल्टेज ले लेते हैं बच्चों हम लोग ना। तो सोर्स has shown W1, W2, W3 are the output power of the bulb B1, B2, B3 respectively. Then देखो भाई, इसको तो तुमने इसके अक्रॉस तो 250 वोल्ट लगा रखा है B3 वाले के अक्रॉस, तो B3 वाला तो बच्चों 60 वॉट पावर दे रहा होगा। B3 वाले की तो 60 वॉट आ रही होगी, ठीक है भाई? इसकी तो 60 वॉट होगी, क्योंकि इस पर तो तुमने रेटेड वोल्टेज लगा रखा है। बोलोगे रेटेड वोल्टेज तो दे नहीं रखा था। देखो बच्चों, अगर ना दे रखा हो ना, तो जो 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 सप्लाई वाला वोल्टेज होता है ना, दैट इज योर रेटेड वोल्टेज। ये ध्यान रखना, ये चीज उसी को रेटेड मानना है। तो तुमने 250 लगाया, 250 60 वॉट आ गई पावर यहाँ पे। अब आते हैं बच्चों इस वाले पे। बच्चों किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर, ये होता है ना रेजिस्टेंस। जिसकी पावर ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। 100 वॉट वाले का बच्चों रेजिस्टेंस R1 जो है छोटा होगा R2 से, इस वाले से, क्योंकि इसकी 60 वॉट है, इसकी 100 वॉट है पावर। समझ में आया पहले? तो मैं ये दिखाई दे रहा है भाई, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, दोनों में करंट सेम होगा, तो दोनों की पावर क्या होगी? आई स्क्वायर R1, इसकी होगी आई स्क्वायर R2। R2 बड़ा है तो ये ज्यादा ब्राइट होगा बच्चों, ये मोर ब्राइट होगा। हाँ भाई, ब्राइटनेस ऑफ 2 इज ग्रेटर देन ब्राइटनेस ऑफ 1। ये आया भाई समझ में? तो मैं ये समझ में आया, ये इस वाले से ज्यादा ब्राइट होगा। अब मुझे इन दोनों को कंपेयर करना था। देखो बच्चों, इसके अक्रॉस 250 वोल्ट लगा रखा है, पैरेलल में लगाए हुए है ना ये बैटरी के। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो डेफिनेटली 250 से कम होगा। तो मतलब तुमने अगर रेटेड वोल्टेज नहीं लगा रखा है इसके अक्रॉस, तो ये 60 वोल्ट तो नहीं देगा। 60 नहीं देगा तो 60 से कम देगा। ये दे रहा है 60, ये 60 से कम देगा। तो ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ गया, B3 की पावर सबसे ज्यादा होगी, B3 की सबसे ज्यादा, ऐसे करके। ऐसा कुछ नहीं होता, ब्राइटनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर वगैरह टाइप का कोई फॉर्मूला नहीं रटवाता मैं। इन क्वेश्चंस में आके वो कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएंगे। तुमने अगर पढ़ा होगा ना, तो तुम्हारा यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा होगा, ठीक है ना? जिन बच्चों ने इधर उधर पढ़ा होगा ना ऐसे फॉर्मूले, वो यहाँ आके फेल हो गए होंगे, प्रॉब्लम कर रहे होंगे। थर्टी टू में पावर तो अपोजिट से ऐड होती है, ये तो पता है, तुम लोगों ने फॉर्मूले रट रखे हैं, पावर अपोजिट से ऐड होती है। देखो भाई मेरी बात सुनो, आइडेंटिकल है तीनों का रेजिस्टेंस। मैंने आर मान लिया, इसका आर मान लिया, इसका आर मान लिया। 120 वोल्ट की बैटरी लगाई है, टोटल पावर अगर मैं लिखूंगा तो 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर आ जाएगा, बस ये टोटल पावर है। आर की वैल्यू कैसे पता की मैंने? आर की वैल्यू, बल्ब की रेटिंग दे रखी थी मेरे को, आर की वैल्यू मेरे पास वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर करके आ गई। आर की वैल्यू मैंने यहां पर रख दी, और लकीली पावर 20 वॉट के बराबर आ गई, तो ये टोटल आई है। बस रटो मत भाई। ओके। तो ये ट्रिक्स है बच्चों ना, इसकी इसकी छोटी छोटी सी ट्रिक्स है। आप जो इनको ऐसे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन तुम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, ठीक है? सर अगर ऊपर वाले में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो टोटल नीचे ज्यादा करंट जाएगा, तो ज्यादा पावर आउटपुट ऐसे कर सकते हैं? नहीं भाई देख सुन, मैंने मैंने तुम्हें कल प्रैक्टिकली बताया था कि अगर ये बल्ब है,
और अगर इसका जैसे 220 वोल्ट इसका रेटिंग है और ये 100 वॉट या 60 वॉट का दे रखा है, अब अगर तुम यहाँ पे 220 वोल्ट लगाओगे तो ये इतनी रेटिंग इतनी पावर देगा, अगर 220 नहीं लगाओगे तो इतनी नहीं देगा। तो सीरीज वाला कंपैरिजन किया करो बच्चों रेजिस्टेंस से। जब बल्ब सीरीज में लगे हो ना, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर ज्यादा, और जिसकी पावर रेटिंग कम है, पावर रेटिंग कम है, वो तो फ्यूज ही पहले हो जाएगा। सीरीज में बच्चों जिसकी, मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, अगर सेम वोल्टेज रेटिंग है बल्बों की, तो जिसकी पावर कम होती है वो ज्यादा ग्लो करता है, और इसलिए फ्यूज भी जल्दी वही होता है। ठीक है। मतलब और कुछ पूछना है किसी को? कुछ किसी को पूछना है भाई, किसी को? सर रेटिंग से ज्यादा पे भी फ्यूज करते हैं। रेटिंग से ज्यादा मतलब वोल्टेज एंड पावर रेटिंग से रेजिस्टेंस निकालो, फिर सिंपल सा है, वोल्टेज और पावर रेटिंग से रेजिस्टेंस निकालो, फिर रेजिस्टेंस वाला सॉल्व कर लो, काम खत्म। लेकिन वो लेंथी जाता है, जैसे इस वाले में तुमने उससे किया होगा, बहुत लेंथी गया होगा। मैंने जो बताया, मैंने इन दोनों को कंपेयर करवा लिया, फिर मैंने इसको और इसको कंपेयर करवा लिया, काम खत्म हो गया। देखो भाई सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ लैग आ गया था, मैंने रिफ्रेश कर लिया। सुनो, मैं इसको एक बार ना इरेज कर देता हूं, जिसमें ना पूरा का पूरा वो हो गया। देखो मेरी बात सुनो, B2 और B3 की पावर सेम दे रखी है, मतलब इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस सेम है, R2 R2। इसका रेजिस्टेंस बच्चों R1 है, ठीक है ना, ये समझ गए? ये दोनों एक ही लाइन में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए बच्चों, ये ऊपर वाले। मतलब जो करंट इससे जा रहा होगा वही करंट इससे जा रहा होगा। मतलब इन दोनों की पावर में अलग से कंपेयर कर सकता हूं, I2 R1, हाँ जी, और I2 R2, इसकी पावर I2 R2 बोलूंगा। मुझे पता है कि R2 इज ग्रेटर देन R1। R2 किसके बराबर था? V² डिवाइडेड बाई उसकी पावर 60 वॉट। R1 किसके बराबर था? V² डिवाइडेड बाई 100 वॉट। इसलिए R2 बच्चों बड़ा था R1 से। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो I2 R1 छोटा आएगा I2 R2 से, बिकॉज R2 इज ग्रेटर देन R1। मतलब इस वाले में ज्यादा पावर होगी इस वाले से। B2 की पावर बच्चों ज्यादा आ गई मेरे पास, ठीक है। रेजिस्टेंस की जगह बल्ब लगा दे तो अब क्या होगा? व्हीट स्टोन में तो रेजिस्टेंस की जगह बल्ब लगा दे तो बीच वाले में ब्रांच में, तो जब अगर वो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन होगा तो बल्ब जलेगा ही नहीं। घर में पैरेलल कनेक्शन में ब्राइटनेस वेरी करेगा क्या? देखो भाई, अगर तुम इनको पैरेलल में कनेक्ट करते ना तीनों बल्बों को, सुनो भाई, देखो मुझे पता है तुम्हें डाउट किस तरीके के आ रहे हैं। अगर ये तीनों बल्ब तुम पैरेलल में कनेक्ट करते ना, तो इसके अक्रॉस भी तुमने रेटेड वोल्टेज लगाया, इसके अक्रॉस भी रेटेड, इसके अक्रॉस भी रेटेड, तो जो B1 है ना उसकी पावर सबसे ज्यादा आती है 100 वॉट। अब ये अपनी रेटेड वाली पावर, ये वाली पावर दे रहे होते 60 वॉट, और ये वाला 60 वॉट, क्योंकि आपने वोल्टेज इनका रेटेड लगाया है। लेकिन इधर देखो, क्या इसके अक्रॉस रेटेड वोल्टेज होगा क्या? क्योंकि इन दोनों का मिला के 250 के बराबर आना है। रेटेड नहीं है तो ये तो नहीं होगी पावर, अगर रेटेड नहीं है तो ये तो नहीं होगी, जो ऊपर दे रखी है वो नहीं होगी। तो मुझे तो बस उससे कम होगी, जैसे B2 की 60 से कम होगी। इसके अक्रॉस क्या कर रखा है तुमने? रेटेड लगा रखा है, इसलिए इसकी 60 वॉट है। इसकी 60 से कम होगी, मतलब इन दोनों में कंपैरिजन डायरेक्ट हो गया। अब इन दोनों का कंपैरिजन अगर तुम करना चाहते हो तो तुम्हें बस ये देखना है कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो दोनों में सेम कर रहा है, और दोनों को फिर रेजिस्टेंस, अगर तुमने सीरीज में, तुम्हें रेजिस्टेंस कंपेयर करने हैं। देखो सीरीज में लगाने के बाद ना, पहली बात तो रेटेड वोल्टेज ही नहीं बचेगा, ठीक है ना। हाँ, रेटेड वोल्टेज का मतलब ये होता है कि उस पर अगर जो रेटेड वोल्टेज दिया है, अगर वो वोल्टेज अप्लाई करोगे तो पावर रेटेड के बराबर होगी। सर पावर पर पोटेंशियल डिफरेंस है ना B2 में, तो R2 में V क्यों लेंगे?
ये तो रेटेड है भाई, ये पता करने के लिए हम रेटेड लेते हैं। रेटेड वोल्टेज से और रेटेड पावर से पहले रेजिस्टेंस पता कर लो। ये वोल्टेज यहाँ का नहीं है, ये रेटेड वाला है जिससे रेजिस्टेंस पता करते हैं अपन। रेजिस्टेंस पता करने के बाद अब जो यहाँ पे वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस जो पावर होगी ना, इसके अक्रॉस जो पावर होगी वो बच्चों V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 के बराबर होगी। R2 कैलकुलेट यहां से किया, अब मैं यहां पुट करूंगा। इसके अक्रॉस जो पावर होगी ना वो V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 होगी। अब आया समझ में? रेटेड से ज्यादा वोल्टेज लगाओगे बट बोल जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना? गॉट इट? क्या ये कंफ्यूजन दूर हुआ तुम्हें? देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में पहली बात तो रेटेड वोल्टेज नहीं लगा रहे हो आप, तो उनका रेजिस्टेंस कंपेयर करो, बस खत्म करो। मेरे ख्याल से अब हो गया होगा क्लियर ना? तो ये तो दिए ही नहीं थे मैंने, ठीक है, बल्ब वाले हो गए हमारे। चलो बस आज का डिस्कशन इतना ही करेंगे अपन में, डिस्कशन आज का इतना ही होगा। अब पढ़ाई पे आ जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्योंकि आज मुझे तुम्हें नहीं नहीं नहीं, डिस्कशन कल होगा, बचा हुआ ना, बचा हुआ डिस्कशन कल करेंगे। वो आज मुझे पढ़ाना है तुम्हें, आज मुझे तुम्हें वो जो है क्या कहते हैं, सिमेट्री वाले केसेस कराने हैं। मैंने तो पिछली क्लास में इनफाइनाइट ग्रिड वाला करा दिया भाई, इनफाइनाइट ग्रिड वाला करा दिया मैंने तुम लोगों को पिछली क्लास में। और सुपरपोजिशन मेथड क्या होता है, आज मैं तुम लोगों को सिमेट्री वाले केसेस कराने वाला हूँ, ठीक है? सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सिमेट्री सर्किट। एक्चुअली मुझे सर्किट बनाने में बड़ा परेशान होता था, इसलिए मैंने क्या किया, डायग्राम बनवा लिए, ठीक है? हाँ बच्चों, दो तरीके की सिमेट्री होती है। एक सिमेट्री, सिमेट्री वन बोल रहा हूं मैं, सिमेट्री अबाउट अ प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट अक्रॉस व्हिच द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज टू बी कैलकुलेटेड। देखो भाई सुनो, पहले हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए दो पॉइंट के अक्रॉस कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। आपको दो पॉइंट दे रखे होते हैं, दो टर्मिनल दे रखे होते हैं, ए और बी। आपसे बोला जाता है कि इन दोनों के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, और फिर यहाँ पे एक सर्किट दे रखा होता है, वही जो बनाते हैं अपन, जो मैंने बताया था ना कि कैसा भी सर्किट दिया जा सकता है, तो लोगों को कितने भी रेजिस्टेंस लगे हो सकते हैं, लेकिन पहले दो पॉइंट होंगे। पहले तुम्हें क्या गिवन होगा, दो पॉइंट गिवन होंगे जिनके अक्रॉस बात करनी है। एक ये पॉइंट हो गया बच्चों, एक ये पॉइंट हो गया, जिनके अक्रॉस आप लोगों को बात करनी है ना बच्चों, वो दो पॉइंट गिवन होंगे पहले। ये समझ में आया भाई? व्हाट आर ए एंड, मतलब ए और बी। सबसे पहले तुम्हारा दिमाग जाना चाहिए कि वो दो पॉइंट कौन से जिनके अक्रॉस मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। ए एक सिमेट्री होती है बच्चों, सिमेट्री वन जिसको बोलते हैं, सिमेट्री अबाउट अ प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट अक्रॉस व्हिच द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज टू बी कैलकुलेटेड। किन पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है मुझे? ए और बी के अक्रॉस। एक ऐसा प्लेन जो दोनों प्लेन को कंटेन कर रहा है, उसके अबाउट अगर मिरर इमेज है सर्किट, मतलब एक पार्ट ऑफ सर्किट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज है। तो जैसे ये वाला पॉइंट ए पॉइंट हो गया बच्चों, ये बी पॉइंट हो गया, कौन सा प्लेन हो सकता है ऐसा जिसके अबाउट ये मिरर इमेज बन जाए बच्चों? ये वाला प्लेन। हाँ भाई, ये प्लेन देख पा रहे हो तुम, ये वाला प्लेन, ये ऐसे। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है बच्चों, ऊपर वाला सर्किट नीचे वाले सर्किट का क्या है? मिरर इमेज। ऊपर वाला सर्किट बच्चों नीचे वाले सर्किट का मिरर इमेज है। तो जब भी बच्चों तुम्हें ये सिमेट्री दिखाई दे, पहली सिमेट्री कौन सी है? दोनों पॉइंट को कंटेन करने वाले प्लेन के अबाउट सिमेट्री हो। ऊपर वाला नीचे वाले का मिरर इमेज हो, नीचे वाला ऊपर वाले का मिरर इमेज हो, तो फोल्डिंग कर देते हैं हम लोग। तो हम क्या कर देते हैं बच्चों? फोल्डिंग कर सकते हैं, सर्किट को फोल्ड कर दो, ऊपर वाले को नीचे वाले पे ले आओ, फोल्डिंग कर दो। फोल्डिंग क्यों कर रहे हैं बच्चों, पता है फोल्डिंग क्यों कर रहे हैं? कि जब आप इन दो पॉइंट को इक्विवेलेंट पता करने का क्या मतलब होता है? इक्विवेलेंट पता करने का मतलब होता है कि अगर मैं इन दो पॉइंट पे कनेक्ट करता तो ये सर्किट कैसे बिहेव करेगा। इक्विवेलेंट मैंने बताया था बच्चों कि अगर मैं इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि अगर मैं इसको पूरे कॉम्बिनेशन को एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूं, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करूं, तो ये सर्किट कितने रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। यही होता है ना इक्विवेलेंट। तो मैंने अगर तुम लोगों ने बोला कि सर मैं यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये इक्विवेलेंट कहलाएगा, आर जो है इसका। तो जब तुम यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करोगे ना बच्चों, तो यहाँ से कुछ करंट आ रहा होगा। जब वो करंट यहाँ पे आएगा तो उसके पास दो रास्ते हैं, ऊपर वाला, नीचे वाला और एक बीच वाला, तीन रास्ते हैं, ठीक है ना? तीन रास्ते बच्चों।
तो करंट कहेगा कि यार इधर जाऊं या इधर जाऊं, बात एक ही है। तो वो कहेगा कि जितना मैं इधर जा रहा हूं उतना ही मुझे इधर जाना पड़ेगा। सिमेट्री है, नीचे वाला और ऊपर वाला सिमेट्रिक थे, तो जितना करंट ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा, क्योंकि दोनों रास्ते आइडेंटिकल है भाई। ये समझ में आया? दोनों रास्ते आइडेंटिकल है, तो जितना ऊपर उतना ही नीचे जाएगा। ओके, अगर मैं यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस देखूं बच्चों, यहां से यहां तक का, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस आई वन इंटू आर के बराबर होगा या नहीं होगा? और अगर डिफरेंस देखूं बच्चों यहां से यहां तक का, तो वो भी आई वन इंटू आर के बराबर होगा या नहीं होगा? इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के बराबर होगा, यहाँ का पोटेंशियल बच्चों यहाँ के बराबर होगा। ये समझ में आ गया? अब बच्चों जो करंट इधर जा रहा होगा, क्या वही करंट इधर जाएगा नहीं जाएगा? रास्ते आइडेंटिकल हैं, तो जैसा ऊपर वाले में जाएगा वैसे इस वाले में जाएगा। जो करंट इधर जा रहा होगा बच्चों वही करंट इधर जाएगा। तो यहां से यहां तक का ड्रॉप और यहां से यहां तक का ड्रॉप बराबर होगा, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे। इसलिए फोल्डिंग करके हम इस पॉइंट को यहाँ लाके रख देते हैं। फोल्डिंग करते हैं ना अगर, तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे लाके रख देते हैं, बिकॉज पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज इक्वल टू दिस, पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज इक्वल टू दिस। पोटेंशियल सेम होने की वजह से फोल्डिंग करते हैं बच्चों। जब तुम इसको यहाँ लाके रख दोगे तो तुम्हें ये दिखाई दे रहा है, ये और ये पैरेलल में आ जाएंगे, क्योंकि एक तो देखो यहाँ कनेक्टेड थे। जब तुम इस पॉइंट को यहाँ लाके रखोगे, दिख रहा है ये वाला वायर और ये वाला वायर, फोल्ड जब करोगे कि इस पॉइंट को उठा के यहाँ रख दो, ये पैरेलल में हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। बच्चों जब तुम इस वाले पॉइंट को यहाँ फोल्ड करोगे तो ये वाला और ये वाला पैरेलल में हो जाएंगे, ये वाला पैरेलल में हो जाएंगे, और ये वाला पैरेलल में हो जाएंगे। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? फोल्डिंग, क्या तुम जो मैं जितनी भी सिमेट्री पढ़ा रहा हूँ, मतलब अभी जो एक पढ़ाई है, क्या ये तुम्हें समझ में आई? तो तुम्हें सिमेट्री कैसे देखनी है बच्चों? जो दो पॉइंट है जिनके अबाउट आपको इक्विवेलेंट पता करना है, उन दोनों पॉइंट से पास होता हुआ प्लेन, उसके अबाउट अगर सिमेट्री है तो बच्चों आप फोल्डिंग कर सकते हो, ऊपर वाले को नीचे वाले पे। ऊपर वाला नहीं होगा क्या? मतलब तुम नीचे वाले को ऊपर वाले में ले जाकर रख दो, मतलब फोल्डिंग कर दो, चाहे तो नीचे को उठा के ऊपर रख दो या ऊपर को नीचे ले आओ। मतलब तुम्हें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक ही जगह रखने हैं। चाहो तो तुम सर्किट ही दोबारा बना लो, तुम बोलोगे सर इसका नामकरण कर देता हूं मैं 1, इसका भी 1, इसका 2, इसका भी 2। तो बना लो, ए और बी का दोबारा सर्किट बनाओ, ए और बी सर्किट बनाओ बच्चों। जैसे तुमने बोला 1, तो 1 और 2 एक ही जगह पर रख दो। ए से एक तो 1 के लिए जाएगा रेजिस्टेंस, ए से 1 के लिए, और ए से 2 के लिए भी जाना चाहिए, तो उसको भी इधर ही बनाओगे ना तुम ऐसे। अब सॉरी, ये 1 1 है, ठीक है, 1 1 नॉट 2, 1 और 1, ये वाला, ये भी 1 ही बोला है ना मैंने, ये भी 1 बोला है। समझ गए भाई? तो जिस लाइन को कट कराते हैं वो रिजल्टेंट नहीं, अरे नहीं सुनो, पहली बात सुनो यार, पहली बात सुनो कि तुम लोग आगे मत भागो। मैंने अभी एक सिमेट्री पढ़ाई है, तुम दूसरी सिमेट्री पे जा रहे हो। पहले ये वाली समझने से मतलब नहीं है, हमें तो दूसरी वाली समझाओ पहले। पहले पहली वाली कभी भी मत समझो, पहले दूसरी वाली समझो, ठीक है ना? पहले पहले हमेशा ये पहले आता है ना, पहला वाला हमेशा पहले आता है। तो अब तुम जो है क्या करो कि नहीं सर पहले दूसरी वाली समझाओ फिर पहली वाली समझाना। ये बहुत दिन इसका राज चल लिया। ये इस पे क्यों जा रहे हो? 1 इज नॉट 1 2 एंड, हाँ मतलब वो यहाँ पे 1 1 आएगा, और फिर ये 2 2 वाले पॉइंट, तो 1 और 2 का एक ये वाला और 1 और 2 का एक पेयर ये बन रहा है, समझ रहे हो? तो दूसरे वाले के साथ इतना खराब है, ये समझ में आया भाई? हाँ, सिमेट्री में क्या करेंगे अपन जो है, सिमेट्री में बच्चों क्या करेंगे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के बराबर है, तो जब मैं इसको उठा के यहाँ रखूंगा तो ये इसके पैरेलल में है, ये वाला इसके पैरेलल में है, क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया है, ये वाला और ये वाला पैरेलल में, ये वाला और ये वाला पैरेलल में। क्या इनका कुछ होगा भाई? इनके पैरेलल में कोई आएगा? नहीं, इनके पैरेलल में कोई नहीं आएगा इनके। तो बच्चों कुछ ऐसा बन जाएगा सर्किट, वो आर तो ऐसे ही रह जाएंगे, आर 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 आर। ऐसा सर्किट बन जाएगा बच्चों, ठीक है? ये कौन सा प्राणी है? अरे फोल्डिंग की ना मैंने, देखो फोल्डिंग, ये इसके ऊपर आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये दोनों यहाँ आ गए, देखो
ये वाले दोनों, मतलब वो पहले दोनों, फिर ये दोनों, ये वाले दोनों, और ये दोनों, और ये दोनों। ठीक है, क्या ये समझ में आया आप लोगों को? अरे ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये दोनों यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे। पहली सिमेट्री समझ में आई। फोल्डिंग कब लगाते हैं बच्चों? फोल्डिंग कब लगाते हैं? फोल्डिंग वाला मेथड कब यूज करना है? जब भी दोनों पॉइंट को कंटेन करने वाले प्लेन के अबाउट सिमेट्री हो, तो आपको फोल्डिंग करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मैं इनको क्या कर दूंगा, इसको r/2 लिख दूंगा, इन दोनों को r/2 लिख दूंगा बच्चों, r/2, r/2, और ये भी r/2 हो जाएगा। तो देखो r/2, 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 r/2 और r/2, ये r रहेंगे। नोट कर लो जल्दी से। प्रीवियस वाला नहीं नहीं नहीं, साथ में नोट बनाओ भाई साथ में। मैं इसलिए पता है पीपीटी नहीं लेके आता, वो जो टाइम जो देना होता है ना, वो फिर खत्म हो जाता है पीपीटी में। ठीक है ना, तो डायग्राम बनाओ इसका। अभी बीट स्टूडेंट लगेगा नहीं लगेगा उसके बारे में बात करेंगे, रुक जाओ, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा यार। तुम थोड़ा सब्र तो करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे पहले पढ़ रखा है, तो बस सारे आज होशियार बन जाएंगे। रुक जाओ, अभी तुम्हारी होशियारी रह जाएगी, लेकिन थोड़ा वेट कर लो बच्चों, कोई जल्दबाजी थोड़ी, अपन कहीं नहीं जा रहे, यही है, डेली मिलते हैं अपन तो यहाँ पे। फिर वो बाउंसर बाउंसर क्वेश्चन आते हैं, फिर तुम परेशान हो जाते हो उनमें। ठीक है, सो काहे को खुश होना है इतना। डन हो गया भाई, ये बना लो, ये वाला। देखो ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे इसको कोना बना दिया है तो तुम भी इसको कोना बनाओगे, मतलब तुम ऐसे करके बना लेना। फोल्ड कर लिया बस, इसको ऊपर वाले को नीचे वाले को फोल्ड करके रेजिस्टेंस बना दिए। अब ये आ जाएगा फाइनली ना, उनके इक्विवेलेंट पता कर करके। लास्ट वाला जो था ना, इससे पहले वाला कुछ भी नहीं था उसमें, ये था यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ रहा था ऐसे, ये था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बनाना था, क्योंकि फोल्डिंग के बाद आ गए थे ना ये रेजिस्टेंस, फोल्डिंग के बाद ये आ गए थे। अब इनको मैंने दोनों का r/2 लिख दिया, r/2 लिख दिया, r/2 लिख दिया, r/2 लिख दिया, और ये भी r/2 लिख दिया। समझ गए? समझ गए भाई, पिछला वाला यही था, पिछले वाले को बस सॉल्व करके लिख दिया है। क्लियर है भाई यहां तक? अब आगे क्या करेंगे, अब आगे क्या करेंगे? फिर आती है बच्चों यहां पर सेकंड सिमेट्री, सिमेट्री 2, सिमेट्री अबाउट प्लेन परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। जिन दो पॉइंट के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट पता करना है, उनको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने वाली लाइन के अबाउट सिमेट्री, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू लाइन ए बी। अच्छा, बाइसेक्टिंग इट बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। हमें ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना था, ए और बी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने वाली लाइन के अबाउट अगर बच्चों सिमेट्री होती है, अगर ये सिमेट्री है बच्चों, ये वाला प्लेन ए इधर बी इधर, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हुए प्लेन के अबाउट अगर सिमेट्री होती है, तो क्या होता है बच्चों? करंट विल ऑल्सो बी मिरर इमेज अबाउट दिस प्लेन। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहे होंगे ना बच्चों, वो मिरर इमेज होंगे। जैसे आपने कैपिटल आई करंट भेजा, तो यहां कैपिटल आई करंट निकलेगा। इस वाले में अगर I1 आया, तो यहां पे I1 निकलेगा। करंट मिरर इमेज, देखो इसके अबाउट मिरर इमेज बन रहे हैं करंट। अगर तुमने यहाँ पे I2 भेजा, तो यहाँ पे I2 निकलेगा। अगर तुमने इधर I3 भेजा, तो इधर I3 निकलेगा।
इसका मतलब ये हुआ कि I3 इधर से आया, I3 इधर चला गया, I3 इधर से आया, I3 इधर चला गया। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि अगर यहाँ पे कनेक्शन नहीं भी होता, अगर ये कनेक्शन ना भी करूं तो भी काम चल जाएगा। तो इसलिए इसको हटा देते हैं, इस कनेक्शन को रिमूव कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको हटा देंगे, ऐसे करके बना देंगे। समझ गए? अब इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अगर मैंने इस कनेक्शन को हटा दिया तो अब क्या बन जाएगा, नोट कर लो अब यहां से, अब नोट करना चालू करो। अब ये बन जाएगा बच्चों, ये क्या मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता कर सकता हूं ए और बी के बीच में? अब तो ये दोनों तो सीरीज में हो गए, अब इक्विवेलेंट क्या आएगा, ऐसे ऐसा बन जाएगा। ये R/2 था, ये R/2 था ना, ये R/2 था। अपने वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अपने वाले पे ये था ना हमारा क्वेश्चन। तो मैं इसमें ये वाली सिमेट्री दिखाई दे रही है क्या, ये वाली? तो जब भी ये वाली सिमेट्री होगी तो जो करंट यहां से आ रहा होगा वो वाला करंट यहां से निकलेगा, मतलब इसको हटा दूंगा मैं, इसको हटा दिया मैंने। तो अब क्या बन जाएगा, ये हटाने के बाद ऐसा सर्किट बनेगा। ऐसा बनेगा, ये बी पॉइंट हो गया और ये ए पॉइंट हो गया, ये आर, 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 सॉरी R/2, और ये वाला बच्चों R/2। ये क्या हो जाएगा, ये आर के, ये R/2 और R/2 दोनों सीरीज में, ये आर हो जाएंगे और ये R/2 है। अगर आप इसको देखो, इनका इनका देखो बच्चों, इनका तीनों का क्या आएगा, R इंटू R/2 डिवाइडेड बाई 3R/2, R/3, ये करो ना, R इंटू R/2 डिवाइडेड बाई 3R/2, R/3 आएगा ना ये। अरे ये R/3 आ रहा होगा क्या, ये वाला पार्ट R/3 प्लस दिस, देखो कुछ ऐसा बन रहा होगा, ऐसा। ये R हो गया, R/3 प्लस R, 4R/3, एंड यहां से तुम्हारे पास आएगा बच्चों 4R डिवाइडेड बाई 7 के बराबर। 4R/7 विल बी द आंसर। हाँ, ये 2R होगा, यस। 8R डिवाइडेड बाई 6 और 4 10, 4R/5 आंसर आ जाएगा बच्चों। 0.8R के बराबर आंसर आ जाएगा, 0.8R के बराबर। क्या ये दोनों सिमेट्री तुम्हें समझ में आई? दोनों सिमेट्री कैसे पहचाननी है बच्चों, दोनों की क्या क्या खास बात है दोनों सिमेट्री की? एक होती है जिन दो पॉइंट के अबाउट आपको इक्विवेलेंट पता करना है, उन दोनों को कंटेन करते हुए प्लेन के अबाउट, एक सिमेट्री तो वो होती है बच्चों। दूसरी सिमेट्री कौन सी होती है, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने वाले प्लेन के अबाउट। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट वाले में क्या करना होता है, करंट मिरर इमेज रखना होता है। उस वाले में क्या करना था, पहले वाले में फोल्डिंग करनी होती है। मैं दोनों को एक साथ लिख के बता देता हूं, ठीक है? तो एक बार और, जैसे बच्चों एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो ये वाला जो प्लेन होता है ना, ये वाला दोनों को कंटेन करता हुआ प्लेन, अगर ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज है तो फोल्डिंग कर देते हैं अपन ना, फोल्डिंग कर देंगे। जैसे सिंपल सा सर्किट ले लेते हैं एक, समझ गए? तो इसकी फोल्डिंग कर देंगे, फोल्डिंग करने के बाद क्या बन जाएगा, फोल्डिंग करने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा, ये R/2 होगा, ये भी R/2 हो जाएगा, ये भी R/2 हो जाएगा, ये R होगा और ये भी R होगा बच्चों। अरे ये इसके ऊपर आया होगा, ये इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर, ऐसा हो जाएगा। अब तो बीट स्टोन ब्रिज लगा दूंगा ना मैं इसमें, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, बीट स्टोन ब्रिज लगा के इसको बीच वाले को हटा दूंगा। एक पहली सिमेट्री समझ में आ गई तुम्हें, ये वाले प्लेन के अबाउट, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज दिस,
दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरी होती है बच्चों, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन और इस वाले प्लेन के अबाउट सिमेट्री, इस वाले के अबाउट। तो जैसा करंट इधर से आएगा, जैसा करंट इस वाली ब्रांच में होगा वैसा ही करंट इस वाली ब्रांच में होगा, जैसा करंट इस वाली ब्रांच में होगा वैसा ही करंट इस वाली ब्रांच में होगा। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या ये समझ में आ रहा है? इसके अबाउट मिरर इमेज है तो करंट मिरर इमेज होंगे। तो मैंने कहा कि जब भी ऐसा कोई केस बने तो यहां से अगर I3 करंट जा रहा है तो इधर से भी I3 निकलेगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो करंट यहां से एंटर किया वो यहां से निकल रहा है। मतलब ये हुआ कि यहां इस जंक्शन का होने से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो करंट इस रास्ते आया वो करंट इस रास्ते निकल के गया। मतलब अगर तुम इस जंक्शन को हटा भी दो ना, यहाँ पे इसको कनेक्ट ना भी करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गॉट इट? सर सिमेट्री 2 में I3 आएगा, I3 निकलेगा। सिमेट्री 2 में मैंने ये बोली है कि ये वाली अगर सिमेट्री होती है तो जो करंट इधर से आ रहा होता है, जैसे करंट इधर होते हैं उनका मिरर इमेज इधर होता है, करंट का मिरर इमेज होता है। तो अगर इधर I3 आएगा तो उसका मिरर इमेज यहाँ पे I3 होगा या नहीं होगा? आया समझ में? सर अगर रेजिस्टेंस के पैरेलल में वायर लगी है तो रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाता है। हाँ, तो रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाता है। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर ये व्हीट स्टोन ब्रिज कैसा है? व्हीट स्टोन कैसा होता था? ऐसा होता था नहीं होता था? हाँ भाई। अरे तो अगर मैं इसको एक को सीधा बना दिया तो तेरे को व्हीट स्टोन नहीं दिखाई देगा? एक दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आप लोगों को? दो सिमेट्री क्लियर हुई क्या? अभिनव मैं तेरे को भगा दूंगा अगर फालतू के कमेंट करेगा तो यहाँ पे, ठीक है? एक तो दिमाग से पैदल हो, मैं दो दो बार समझाना पड़ रहा है मुझे और उसके ऊपर से फालतू की कमेंट और कर रहा है। दिमाग से ठस है ना तो तेरे को समझ में आएगा ही नहीं। मैं एक बात बताओ, मैं सिमेट्री समझाऊंगा तो तुम टाइम तो दूंगा ही ना, जिसमें मैं वेट करूंगा कि तुम लोगों को एक बार मैं देख लूं यहाँ से कमेंट में कि सारे बच्चों को समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूंगा। आ गया भाई समझ में? S2 में भी फोल्डिंग होगी ना? S2 में बेटा फोल्डिंग नहीं होती। सेकंड वाली सिमेट्री में हमें करंट दोनों साइड का करंट हमें मिरर इमेज लेना होता है। ज्यादातर इस सिमेट्री में ये हटाने वाला कॉन्सेप्ट आता है, यहां से हटाने वाला। ज्यादातर इस सेकंड वाली सिमेट्री में बीच वाले पॉइंट को हम जो है हटा रहे होते हैं यहां से। जैसे आप जो है इस क्वेश्चन को, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट सेकंड सिमेट्री से भी कर सकते थे। इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को बच्चों तुम डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे कि तुमने देखा कि सर ये वाली सिमेट्री है यहाँ पे, ठीक है ना, परपेंडिकुलर वाली, तुमने ये सिमेट्री देखी तो तुम बोलोगे कि सर आई करंट इधर से आया, ठीक है? अब जो करंट इधर जा रहा होगा वो यहां से निकलेगा, जो करंट इधर आया होगा, मैंने क्या बोला, इस सेकंड सिमेट्री में क्या होता है, करंट मिरर इमेज होते हैं दोनों साइड के। तो जो करंट इधर आया वो करंट इधर से निकल के जाएगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर मैं इसको कनेक्ट ना भी करूं ना तो भी काम चल जाएगा। जो करंट इस वाली ब्रांच में गया बच्चों वो करंट यहां से निकलेगा। मतलब ये हुआ कि मैं इसको यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर सकता हूं, इसको हटा सकता हूं बच्चों यहां से, इसको यहां से हटा सकता हूं, इसको मैं यहां से हटा सकता हूं। अब समझ में आ गया बच्चों? अब ये बीच में जो कनेक्शन था ना, ये पंगा कर रहा था, वो हट गया। तो आप इसमें सेकंड वाली सिमेट्री पहले लगा सकते थे। फर्स्ट वाली सिमेट्री में मतलब फिर आपको बस ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा इसको। आपको उस केस में कैसे सॉल्व करना पड़ेगा?
आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा उसमें। ये एक सर्किट ऊपर बन गया, एक ये हो गया, एक एक नीचे बना देते, ठीक है ना, ऐसे करके, ऐसे करके। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड सिमेट्री क्या कहती है? सेकंड सिमेट्री कहती है कि जैसे करंट इधर है वैसे ही करंट इधर होंगे। फर्स्ट सिमेट्री फोल्डिंग करवा देती है, सेकंड सिमेट्री दोनों साइड करंट कर देती है सेम। ठीक है भाई, दोनों सिमेट्री समझ में आ गई। इन्हीं के एप्लीकेशन हम आगे देखने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से करो सॉल्व इसको। सर रेजिस्टर डिफरेंट होने से लगा नहीं सकते? नहीं, रेजिस्टेंस भी सेम होने चाहिए ना भाई सिमेट्री में। जो भी सिमेट्री तुम लगा रहे हो रेजिस्टेंस सेम होने चाहिए। करे भाई, इस वाले को करें, डिस्कस करें इस वाले को। 1 एम्पीयर आ रहा है उस वाले में। वन एम्पियर, 1 2 3 4 5 बच्चों का, 6 बच्चों का 1 एम्पियर आ गया। ये देख लेना मैंने पूछा किसमें, ये देख लेना भाई मैंने मैंने किसमें पूछा है। कर लिया तुम लोगों ने? इसमें क्या करोगे बच्चों, जैसे कि तुमने ये 2 पॉइंट लिए, बैटरी तुमने यहाँ पे कनेक्ट की है, तो आप बोलोगे कि सर ये वाली सिमेट्री है इसमें। देखो ये वाली सिमेट्री दिखाई दे रही है तुम्हें? इधर वाले का रेजिस्टेंस सारे इधर वाले जैसे हैं, जैसे 50 है, ये 50 है, ये 200 है, ये वाला 200 है, ये 100 है, ये 100 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी करंट इधर से आ रहा होगा वो करंट इधर से निकलेगा। मतलब इसको यहां पे मैं हटा सकता हूं, इसको हटा दो। जैसे आप इसको हटाओगे तो मैं अब ये समझ में आ गया 200 वाला और ये 200 वाला सीरीज में हो गए, इन दोनों का 400 हो जाएगा। अब क्या बनेगा नया सर्किट? अब बच्चों जो नया सर्किट बनेगा वो ये बनेगा। अब ये बन जाएगा ना, ये 200 200 सीरीज में थे, 400 ओम हो गया, ये 400 ओम हो गया बच्चों, ये 50 ओम हो गया, और ये भी 50 ओम हो गया। यहां पे बैटरी लगा रखी है आपने, ये 100 ओम का है, ये भी 100 ओम का है। क्लियर है भाई यहां तक? अच्छा ये 200 200 कितने हो जाएंगे भाई? 400 400 कितने हो जाएंगे? 200, और 50 हो गया 300। कुछ ऐसा बनेगा, देखो, एक तो ये और एक ये, ऐसा बनेगा 300 ओम का, और ये 200 ओम का, ये 120 हो गया। हाँ भाई, इस वाले में करंट कितना जा रहा होगा, क्योंकि पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल में। ऊपर वाले में करंट कितना जा रहा होगा? 120 डिवाइडेड बाई 300, ये करंट होगा ऊपर वाले में, इस वाले में जो जा रहा होगा ये इससे कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 6 से डिवाइड करो, 2/5 एम्पियर। कहां पे? कौन से वाले में? ऊपर वाले में। ऊपर वाले में 2/5 एम्पियर आ गया। अब 2/5 एम्पियर इधर से आ रहा है तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता, एक ये वाला, आधा आधा बढ़ जाएगा। 1/5 एम्पियर इधर, 1/5 एम्पियर इधर, दोनों में आधा आधा चला जाएगा बच्चों। दिस इज 0.2 एम्पियर। सो 400 ओम वाले में बच्चों 0.2 एम्पियर करंट जाएगा। सर 300 कैसे आया? ये 400 और ये वाला 400 दोनों 200 होंगे, और 50 और 50, क्योंकि ये पूरा, अरे ये 50, ये 200 और ये 50, तो यहां से यहां तक टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 50 200 50, 300 हो गया ना ऊपर वाले का। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? सर 100 वाले में पूछा जाए तो, 100 वाले में अगर पूछा जाता, देखो बच्चों एक चीज और मैं बताता हूं तुम लोगों को ना, एक और चीज बताता हूं। अगर एक क्वेश्चन ऐसा है, जैसे 200 और ये 300 दे रखा है, ये 120, अब तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द करंट इन दिस I1,
तो ऐसा नहीं कि तुम उसके साथ पहले पैरेलल पता कर रहे हो, इसको तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तीन सौ वाले को इधर ले आओ, 200 वाले को इधर ले जाओ, एक बार केवीएल उसमें लगा दो, एक बार इधर, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे तुम यहां कनेक्ट कर रहे हो यहाँ पे, उस कनेक्शन को यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ऊपर वाले को नीचे लाके लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये 120 है ना, लेकिन देखने में तो आसानी हो जाएगी। अगर मैं I1 बोल रहा हूँ, इसको I2 बोल रहा हूँ, तो I2 अब इधर जा रहा होगा, तो अगर ऊपर वाले में लिखना है तो मतलब 120 माइनस का 200 I1 इजिकल टू 0 आ जाएगा। I1 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास यहाँ से। हाँ भाई, I1 की वैल्यू 0.6 एम्पियर के बराबर, ठीक है। ऐसे ये बहुत पैरेलल में ये चीज चलती है बच्चों ना, पैरेलल में आप ऐसे कर सकते हो। एक चीज का ध्यान देना कि दिस बैटरी मस्ट बी आइडियल, ये आइडियल होनी चाहिए, तभी कर सकते हैं हम इस चीज को। अब अगर तुमने ये काम ऐसे कर दिया, चलो इस वाले को करके बताओ जल्दी से। एक क्वेश्चन करो तुम लोग ना, ये था बच्चों 60 ओम, ये था 30 ओम, और यहां पे 30 वोल्ट की बैटरी थी और 10 ओम इसका खुद का रेजिस्टेंस था। बताओ इस वाले में करंट क्या होगा, I1 और I2 की वैल्यू बताओ। I1 और I2 की वैल्यू बताओ बच्चों जल्दी से। सीरीज में भी अगर एक बैटरी एंड बल्ब एक दूसरे से बगल में है तो उनको भी, हाँ हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बताओ भाई जल्दी से। तो अब तुम इसको ऐसे मत करना, मतलब अब तुम्हें इस वाले में ये ट्रिक मत लगा देना। कौन सी वाली? ये वाली। अब इस मेथड से करने से फायदा नहीं होगा। ये 60 ओम और ये 20 ओम, वो 30 ओम और ये 10 ओम, क्योंकि पंगा पता क्या है, अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो ये 30 वोल्ट की बैटरी थी, तो यहां से यहां तक का ड्रॉप 30 होता, क्योंकि इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि इस वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, उससे मतलब ही नहीं है, वो तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस 30 होगा। लेकिन अगर इसमें रेजिस्टेंस आ जाता है, तो तुम्हें पता है यहां से यहां तक का पोटेंशियल जो है वो रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। फिर तुम्हें इसको वो पैरेलल वाला लगा के करना पड़ेगा, पहले उन दोनों का इक्विवेलेंट पता करोगे, फिर तुम इसको ऐसे सॉल्व करोगे, ये 20 ओम आ रहा होगा, ये 10 ओम आ रहा होगा बच्चों, और ये 30 वोल्ट आ रहा होगा। अब पहले तुम इसमें करंट पता करोगे और फिर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। अगर ये केस होता ना तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता इसको। अगर ये वाला केस होता ना तो मैं डायरेक्ट लिखता इसमें 1/2 एम्पियर, और ये कितना था 30 ओम, इसमें लिखता 1 एम्पियर, और अगर मुझे ये कोई करंट पूछता ये तो ये 3/2 एम्पियर हो जाता। लेकिन अगर तुमने इसमें गलती कर दी, अगर तुमने डायरेक्ट इसमें लिख दिया, तो इसमें करंट अलग होगा बच्चों, वो बटेगा, इधर I1 जाएगा, इधर I2 जाएगा। तो ज्यादा अच्छा है कि फिर इसे पहले पैरेलल से ऐसे कन्वर्ट कर लो और फिर इसको लाके इधर करो। समझ गए बच्चों, ये चीज समझ में आई तुम्हें? तो इसका ध्यान रखना है इस चीज का, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं इसके। मतलब ये वो छोटी छोटी ट्रिक है जो तुम्हें एक्सपीरियंस के साथ आएंगी। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों, ओलंपियाड में आया था ये वाला क्वेश्चन जो है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आर दे रखा है, देन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये तुम देख रहे हो बच्चों, ये हर बार छोटा होता जा रहा है, जैसे इसके मिड पॉइंट से ये ज्वाइन कर दिया, ये इसका मिड पॉइंट है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, ठीक है ना, ऐसे करके ना छोटा होता जा रहा है, हाफ होता जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है ये अंदर ना, इन्फिनिटी तक जा रहा है। हाँ, रेफरल कोड, रेफरल कोड कहां से? अच्छा नीचे रेफरल कोड, ओ पीपीटी यूट्यूब के लिए बनवाई होती है ना।
करो जल्दी से, ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ तुम लोगों को। करे भाई? क्या डाउट है आकाश? डन कर लिया अटेम्प्ट आप लोगों ने? देखो बच्चों, अगर तुम इसमें देखो ना तो ये वाली सिमेट्री दिखाई दे रही है तुम्हें, ये वाली? क्या आप लोगों को ये वाली साइड, ये वाली साइड दोनों सिमेट्री दिखाई दे रही है? ए और बी के लिए ये दो पॉइंट थे, तुम्हें ऐसा नहीं कि सब टेढ़े बना दिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ये परपेंडिकुलर वाली सिमेट्री दिखाई दे रही है? ये दिखाई दे रही है भाई सिमेट्री आप लोगों को? इस सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि जो करंट यहां आ रहा होगा वही करंट यहां से जा रहा होगा, मतलब इसको हटा सकता हूं मैं? इसको हटा सकता हूं मैं बच्चों यहां से? अब अगर तुम अंदर वाले को देखो ना, अंदर वाले ट्रायंगल को, एक तरीके से वो बिल्कुल अलग हो गया। अगर मैं इस पॉइंट को सी बोल दूं, इस वाले को डी बोल दूं, तो सी और डी ऐसा कुछ बन गया। उसके अंदर ट्रायंगल बनाते जाओ। क्या ये समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आ रही है बच्चों? ये हटा दिया मैंने यहां से, ऐसे बनाते जाओ। अगर मैं ये बोलूं कि सी और डी के बीच में जो अंदर वाला पार्ट है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स है, इसका अंदर अंदर वाले का, अंदर अंदर वाले का, क्योंकि यहां से हटा दिया, बस ये दो पॉइंट बचेगी, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। मैं कह रहा हूं इन दो पॉइंट के बीच में जो ये अंदर अंदर लग रहा है ना, उस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स है। तो क्या मैं इसको डायग्राम को ऐसा बना सकता हूं बच्चों? ये डायग्राम ऐसा था ना हमारे पास, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि इन सी और डी के बीच में एक एक्स लगा दूं? हाँ भाई, ऐसे बना सकता हूं मैं एक्स? अरे वो अंदर अंदर वाले को मैंने एक्स लिख दिया, अंदर अंदर वाले को मैंने एक्स लिख दिया। ये समझ में आ गया यहां तक? ठीक है ना, अंदर वाले को मैंने एक्स, यस, इनफाइनाइट लैडर टाइप का, अंदर वाले को मैंने एक्स लिख दिया। अच्छा बच्चों, अगर अंदर वाले का एक्स है तो इस पूरे का 2x होगा, मैं ये कह रहा हूं। अंदर वाले का अगर एक्स है तो इस पूरे का 2x होगा। देखो इसकी साइड की लेंथ कितनी है, 1 मीटर, ये लेंथ। अगर आप इसकी हर एक साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप इसकी हर एक साइड को 2 गुना कर दो, तो ये मिल जाएगा तुम्हें। अरे अंदर वाला, अरे इस अंदर वाले को मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं, ऐसे उल्टा घुमा के भी तो रख सकता हूं मैं इसको, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। बस इसकी साइड 1 मीटर थी। अगर इस पूरे का इक्विवेलेंट अगर एक्स है बच्चों, तो डबल साइड वाले का 2x आएगा, नहीं आएगा? इस वाले का, इसका 2x आएगा या नहीं आएगा? मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम्हें याद हो तो,
कि अगर आप हर एक रेजिस्टेंस को n टाइम्स कर देते हो ना तो उसका इक्विवेलेंट भी n टाइम्स हो जाता है। इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों में एक तरीके से इसकी साइड जो है इस वाले का हाफ है, इसके सारे रेजिस्टेंस इस वाले का हाफ है। मैं अगर इसका डबल कर दूं तो ये मिल जाएगा मेरे को। तो अगर इसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट x आ रहा है तो इस पूरे का क्या आएगा? 2x। तो मैं ये बोलूंगा कि इस पूरे का इक्विवेलेंट 2x होना चाहिए। अच्छा बच्चों, इन्होंने रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे रखा है r के बराबर, इसकी ये लेंथ कितनी दे रखी है? 2 के बराबर, तो इसका 2r आ जाएगा। यहां से यहां तक r आएगा बच्चों, यहां से यहां तक। अच्छा ये r होगा, मतलब ये 1 मीटर और 1 मीटर ये होगा, तो इसका पूरे का 2r आ जाएगा। तो देखो मैं अब सर्किट बना रहा हूं, क्या ये सर्किट तुम्हें दिखाई दे रहा है? हाँ जी, मैंने इसको बोल दिया 2r, यहां से यहां तक 1 मीटर लेंथ है, r r, ये x के बराबर, ऊपर वाला 1 मीटर और 1 मीटर 2 मीटर 2r, और इस पूरे का इक्विवेलेंट बच्चों x के बराबर आना चाहिए। इस पूरे का इक्विवेलेंट x 2x के बराबर आना चाहिए, 2x के बराबर। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? अब क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो 2x इज इक्वल टू, एक काम करो पहले इस वाले कॉम्बिनेशन का पता कर लो तुम। इस वाले का कितना आएगा? 2r प्लस का दिस, 2r प्लस का 2rx डिवाइडेड बाई 2r प्लस का x। ऊपर वाले का यही आ रहा होगा बच्चों, पैरेलल में इन दोनों का निकाला पहले, फिर r और r ऐड कर दिए। ये सारे इसके साथ पैरेलल में 2r वाले के साथ, तो 2x की वैल्यू आएगी बच्चों 2r इंटू 2r प्लस का 2rx डिवाइडेड बाई 2r प्लस का x डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस 4r प्लस का 2rx डिवाइडेड बाई 2r प्लस का x। क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं? अब पहले तो एक काम करो, 2r काट दो यहां से ना, इस 2r को इसको काट दो, ठीक है। अब तुम्हारे पास बचेगा 2x इज इक्वल टू, एक 2r ऊपर वाले में से कॉमन ले लो, 1 प्लस का x डिवाइडेड बाई 2r प्लस का x, ठीक है ना। उसको कॉमन ले लो, डिवाइड करो बच्चों, 2 प्लस का x डिवाइडेड बाई 2r प्लस का x। क्या मैं एलसीएम ले सकता हूं यहाँ पे 2r प्लस का x? तो 2x इज इक्वल टू 2r प्लस का x डिवाइडेड बाई 4r प्लस 2x प्लस x। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो x के लिए? x की जब वैल्यू आ जाए तो बस 2x इज योर आंसर, x की वैल्यू आ जाए तो 2x आंसर होगा तुम्हारा। ठीक है ना, यहां से आ जाएगा तुम्हारे पास। सर ये आदमी सोच सकते हैं क्या, मतलब आया भाई आंसर समझ में आया आप लोगों को इसका? देखो, अगर तुम बोलोगे ये टफ तो है, ओलंपियाड का क्वेश्चन है यार, ऐसे थोड़ी है। अब 2x का मान कैसे दिया? 2x का, अबे x 2x ही तो आंसर होगा, हमें तो पूरे का पता करना है ना। हमने तो x तो अंदर वाले को माना था, हमने अंदर वाले को x माना था, हमें बताना है पूरे का, तो हमें 2x आंसर करना है ना। ठीक है, जैसे अब इसका आंसर आएगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अभी देखो 4r प्लस का 3x नीचे, ऊपर आ रहा है 2r प्लस का 2x, एक r ये रहा, देखो x इंटू क्या है यहाँ पे, x इंटू 4r प्लस 3x, 4r प्लस 3x, ठीक है। दिस इज इक्वल टू r, और ये क्या आ रहा होगा 2r प्लस का 2x, 2r प्लस का 2x। अब इसको सॉल्व करना है, तो अपने पास आएगा देखो 4rx प्लस का 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर प्लस का 2rx। तो 3x स्क्वायर प्लस 2rx
माइनस का 2r² इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास माइनस का 2r प्लस माइनस b² विच इज 4r²। ठीक है, 4r² प्लस 4 दूनी 8 24 24r² डिवाइडेड बाई 6। तो x की वैल्यू आ रही होगी यहां से माइनस का कहां पे नेगेटिव, कहां पे, सही तो है। तो ये आएगा माइनस का r प्लस माइनस, मतलब नीचे 3 कर देते, 4 कॉमन ले लेते हैं यहां से। 4 अगर कॉमन ले लेंगे तो रूट के अंदर 7 r, ऐसा करके कुछ आ रहा होगा, रूट के अंदर 7 r। अपन इसको लिखेंगे रूट के अंदर 7 माइनस 1 इंटू आर डिवाइडेड बाई 3। ये तो x की वैल्यू आई, हमारा आंसर होगा 2x, मतलब 2/3 रूट के अंदर 7 माइनस 1 इंटू आर। हाँ, आर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, आर इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। नहीं, मैंने नहीं दिया भाई रुपया, मेरे को पता ही नहीं था। हिंदी मीडियम पता भी दो। क्या यहां तक समझ में आया? तो बता दो ना इसका, इसका नहीं बच्चों, ये एस एस क्रोटोव का है, ओलंपियाड नहीं है, एस एस क्रोटोव का है, क्रोटोव का क्वेश्चन है ये ना, ये उसका नहीं है। वैसे मुझे गलत याद था एक्चुअली ना, ये ओलंपियाड का, ये क्रोटोव का क्वेश्चन है 3.27। रुको, और जगह से क्या फर्क पड़ता है, मुझे इसका एक बार आंसर वेरीफाई करने दो, ठीक है। ठीक है भाई, सही है, आंसर सही है अपना ना। रूट के अंदर 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। क्रोटोव का है बच्चों ये ना, क्रोटोव का क्वेश्चन है। सो आंसर सही है बच्चों हमारा ना। 2x क्यों किया है, बच्चे परेशान हो रहे हैं 2x क्यों किया। हमें बेटा इसका पूरे का पता करना है, हमें इसका नहीं पता करना है, हमने x इसका माना है, x तो जो माना है वो हमने इसका माना है, हमें तो पता पूरे का करना था ना, इसका पूरे का, समझ रहे हो। आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि अगर उस वक्त मुझे अगर इतना फैसिलिटीज एंड जानकारी होता तो आज मैं कहाँ होता। हाँ मतलब कम से कम मैंने भी ओलंपियाड वगैरह कम से कम फाइट मारा होता, अटेम्प्ट किया होता, मुझे तो पता ही नहीं था इन सब चीजों के बारे में, इन सब एग्जाम के बारे में।
आईआईटी के बारे में भी पता लगा था कि जब मैं तैयारी करने गया तो जाके मुझे पता लगा कि आईआईटी नाम की भी कोई बला होती है। ठीक है, सो ये कुछ परेशानियां रही होती हैं हमारे, मेरे टाइम पे थी। अब तो जैसे ड्रॉप कर रहे हो, अब तो आजकल बहुत चीजें एडवांस हो गई हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, सब ढूंढ सकते हो। उस टाइम पे मोबाइल नेट कहाँ थे, ये था ही नहीं नेट वगैरह। और ये तो मैंने भी ड्रॉप किया था। क्या हुआ? ये वाला नहीं आया भाई समझ में? आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? थोड़ा थोड़ा। ये तो मैं सिमेट्री दिखाई दी इसमें, सिमेट्री ये वाली सिमेट्री से ये यहां से हटा दिया। अब यहां से हटा दिया, मुझे क्या करना था, मैंने एक्चुअली इसमें डायग्राम थोड़े कम बनाए हैं। जैसे देखो बच्चों सुनो, मुझे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है, मुझे इसका, मैं इसको अब जोड़ नहीं रहा यहां पे ना, मुझे इसका इक्विवेलेंट पता करना है। अब देखो तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगा, जिनको अभी भी नहीं आया था ना उनको अब आ जाएगा समझ में। मुझे इन दो पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट पता करना है, ए ये हो गया और बी ये हो गया, मुझे इनका इक्विवेलेंट पता करना था। अगर मुझे, अब देखो ये यहां पे जुड़ा हुआ है क्या, यहां पे जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है ना? अब ये देखो यहां पे जुड़ा हुआ नहीं है। अगर मुझे सी और डी का पता लग जाए कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, मतलब अगर मुझे इस छोटे वाले अंदर अंदर वाले पार्ट का कोई अलग से फाइंड करके दे दे इसका, तो मैं उसको यहां पे रख दूंगा लाके। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि आप इस पूरे को हटा के एक अकेले रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो। तो आपने कहा कि सर ये जो सी और डी पॉइंट है ना, ये दोनों, इसके रेजिस्टेंस को हम एक्स मान लेते हैं। तो जैसे तुम इसको अंदर अंदर वाले को एक्स मानोगे तो तुम उसको कहां रखोगे, यहां पर रखोगे या नहीं रखोगे? समझ में आया? अंदर वाले भी, अंदर वालों को खोलने की जरूरत नहीं है फालतू में, उनको खोल के फिर क्या फायदा होगा। मैंने इस अंदर अंदर वाले को ये बोल दिया एक्स। अब एक चीज और सुनो बच्चों, मुझे बस इन दोनों में डिफरेंस बताना, इसमें और ऊपर वाले में क्या डिफरेंस है। इसमें और ऊपर वाले में क्या डिफरेंस है? ये उसका डबल साइज का है, इसमें भी इंफिनिटी तक जा रहा है, इसमें भी इंफिनिटी तक जा रहा है। उसका डबल साइज का है, ऐसा लग रहा है कि इसकी लेंथ को हर एक को डबल कर दिया जाए तो ये आ जाएगा। तो अगर उस ऊपर वाले का बच्चों एक्स आ रहा है रेजिस्टेंस, तो इस वाले का क्या आएगा, 2x आएगा नहीं आएगा? अगर उसका x है तो इसका 2x आएगा नहीं आएगा? क्योंकि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे रखा है तुम्हें। अब अगर तुम लेंथ डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस टोटल इक्विवेलेंट जो आएगा वो डबल हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस कॉम्बिनेशन का 2x होगा अगर मैं इस अंदर वाले को x मान रहा हूं। तो फिर मैंने क्या किया बच्चों, फिर मैंने इस डायग्राम को एक और बार बनाया, ऐसे करके मैंने इस डायग्राम को एक और बार बनाया, ऐसे। मैंने कहा दिस इज ए, दिस इज बी, इसको रखा मैंने 2r, r, इसको रखा x, r, 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 और इसका इक्विवेलेंट मैंने बोल दिया कि इसका इक्विवेलेंट 2x आना चाहिए। अब समझ में आ गया? इसको सॉल्व कर सकता हूं मैं। अब इनफाइनाइट वाला काम खत्म हो गया, इनफाइनाइट वाला खत्म हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था इसका, ये था इसका लॉजिक।
क्लियर है भाई? चलो अगले पे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब इस वाले पे आ जाओ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एच, ए एंड सी, ए एंड बी। अगर आप बैटरी यहां पे कनेक्ट करते और यहां पे कनेक्ट करते तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता? अगर रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड इज आर। क्या हमें भी इसे क्रोटो खुद बनाना चाहिए शीट के बाद? हाँ, ये आप लोगों को इरडो क्रोटो के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए। इस वाले को बच्चों, इस वाले को कैसे सॉल्व करेंगे? इस वाले को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? मिलेगा ही नहीं शीट। अगर आप प्रॉपरली सॉल्व कर रहे हो तो इतना टाइम ही नहीं होगा आपके पास। करें भाई, डिस्कस करें इस वाले को? डिस्कस करें क्या? इसका मतलब होता है बच्चों कि तुमने एक बैटरी लगाई होगी यहां पे, जो ए पे कनेक्ट की होगी और एच पे कनेक्ट की होगी। रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड इज आर, देन फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एच, ए सी एंड ए डी। कर लो पहले, तुम लोग अटेम्प्ट कर लो, ठीक है? सारे लोग अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं बताता हूं। डन। मैं फिर किसी दिन बातें करेंगे मैं कैसे करता था वो सारी चीजें। अभी अभी क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं अपन ना। सो बच्चों यहां पे क्या होगा कि बैटरी कुछ करंट भेज रही होगी यहां पे ना, करंट। वो करंट यहां से निकल रहा होगा, ठीक है? अब अगर आप यहां से देखो तो यहां से करंट के पास तीन रास्ते हैं। एक तो वो एफ पे जाए, फिर ई पे जाए, एच पे निकल जाए। एफ पे जाए, जी पे जाए और एच पे निकल जाए। तो एफ पे जो करंट गया उसके पास दो रास्ते हैं बच्चों, ई या जी, और फिर एच। दोनों रास्ते सेम है। अगर जो करंट ऊपर गया उसके पास दो रास्ते हैं, जो डी पे गया, डी के बाद सी या डी के बाद ई और एच। ए से एच तक करंट भेजने के तीन रास्ते हैं। डी पे जाए, फिर आधा आधा बटे, और फिर एच पे पहुंच जाए। एफ पे जाए, आधा आधा बटे, और फिर एच पे पहुंच जाए। बी पे जाए, आधा आधा बटे, और एच पे पहुंच जाए। तीनों रास्ते आइडेंटिकल दिखाई दे रहे हैं मेरे को। तो मैं ये बोल सकता हूं कि I/3 इधर जाएगा, I/3 बच्चों अंदर जाएगा, I/3 इधर जाएगा। अगर मैं कहूं कि यहां से यहां तक का ड्रॉप और यहां से यहां तक का ड्रॉप और यहां से यहां तक का ड्रॉप बराबर होंगे, क्योंकि IR के बराबर ड्रॉप होंगे, तो ड्रॉप बच्चों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि करंट बराबर है, रेजिस्टेंस बराबर है। मतलब बी, एफ और ये डी, ये तीनों एक ही जगह होंगे। इनको मैं एक ही जगह रख सकता हूं बिकॉज दे ऑल हैव सेम पोटेंशियल। तो ए के बाद बच्चों बी, डी और एफ, इन तीनों को बच्चों में एक ही पॉइंट मान सकता हूं बिकॉज दे ऑल हैव सेम पोटेंशियल। अब इसके बाद देखना बच्चों, जो I/3 करंट इधर आया ना, उसके पास दो रास्ते हैं, ई पे जाए और एच पे चला जाए, सी पे जाए और एच पे चला जाए। मतलब I/6 आधा आधा बढ़ जाएगा। हाँ, जो एफ पे गया बच्चों उसके पास दो रास्ते हैं, I/6 है ना, और जो इधर आया
दो रास्ते I/6, I/6, और फिर उसके बाद I/6 अंदर से आया, I/6 इधर से आया, I/3, दिस इज ऑल्सो I/3, दिस इज ऑल्सो I/3। तो क्या तुम ये कह सकते हो कि डी का पोटेंशियल बी के बराबर था, एफ के बराबर था? यहां से यहां तक का ड्रॉप, वही ड्रॉप यहां से यहां तक होगा, और बच्चों वही ड्रॉप यहां से यहां तक होगा। मतलब ये जी, सी और ई तीनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, जी, सी और ई, और बच्चों एच वाला पॉइंट यहां पे आ गया। अब इन रेजिस्टेंसेस को लगाना चालू करते हैं। ए और डी के बीच में एक, डी वाला यहां है, ए और बी के बीच में एक, ए और एफ के बीच में एक, ए बी के बीच में, ए एफ के बीच में, ए और डी के बीच में, डी और सी के बीच में एक, डी और ई के बीच में, डी आए सी आए, तो डी से दो रेजिस्टेंस है, सी और ई, सी और ई दोनों यही है। बी से जी, बी से सी, तो बी से जी, बी से सी, और बच्चों आ जाओ अब इस पे एफ, एफ से ई और एफ से जी, एफ से ई, एफ से जी, और तीन आएंगे बच्चों यहां पे, ये एक दो तीन, काउंट कर लेना एक बार, इनको 12 होने चाहिए। तो ये हो जाएगा बच्चों R/6, R/3 और R/3। 5R/6 विल बी द आंसर। ऐसे बनेगा, RAH जो आ जाएगा बच्चों 5R/3 के बराबर आ जाएगा, 5R/6, 5R/6 के बराबर आ जाएगा। VDF और GCE को सेम क्यों माना था? क्योंकि उनके पोटेंशियल बराबर थे, क्योंकि ए पॉइंट से जितना करंट इधर जा रहा था उतना ही अंदर जा रहा था, उतना ही ऊपर जा रहा था। तो यहां से यहां तक का ड्रॉप, क्योंकि ए का पोटेंशियल तो है, तो यहां से IR माइनस करोगे तो यहाँ का आ जाएगा, यहाँ से I/3 R माइनस करोगे यहाँ का आ जाएगा, यहाँ पे I/3 इंटू R माइनस करोगे यहाँ का आ जाएगा। मतलब इन तीनों का सेम पोटेंशियल होगा। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? 6 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे होते हैं तो उनका इक्वल, सारे अगर आइडेंटिकल होते हैं तो R/6 आता है उनका इक्विवेलेंट। n रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे होते हैं तो ऐसे होता है, ठीक है। ये एक दो, इसने कुछ ज्यादा तो नहीं लगा दिए, एक दो तीन चार पांच छह सात सात लगा दिए इसने भावना में बह गया, ठीक है भाई सात नहीं, यहाँ पे 6 आएंगे। इसका बी दो के साथ, डी दो के साथ पेयर, ई का, एफ का दो के साथ पेयर। कैपेसिटर के केस में सिर्फ उल्टा हो जाता है। हाँ वो अगला था बच्चों ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर तुम बैटरी यहां पे कनेक्ट करते हैं, ऐसे अगर बैटरी कनेक्ट करो बच्चों, तो क्या हो रहा होगा? व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? एरोडोम में दे रखे हैं ये सारे क्वेश्चंस जो है, एनसीईआरटी में भी है सर। पता नहीं यार, देखो मैं हिंदी मीडियम से था, तो आई डोंट, मतलब ऐसे मैंने पूरी गो थ्रू नहीं की है। जब जरूरत पड़ी बच्चों ने कभी कभी पूछे तो वो वाली चीजें हैं। मतलब मेरे को एक्चुअली क्या, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और जो मैकेनिक्स था ना वो बहुत अच्छा लगता था। करंट, इलेक्ट्रो और मैकेनिक्स, मेरे ये टॉपिक अच्छे थे, मतलब उस टाइम पे ना। यार मेरे मेरे अगर मैं बात बताऊं तो बड़ा
मेरे को फिजिक्स मतलब लगता था कि मैकेनिक्स, क्योंकि 11th में हमें लगता है कि हमें मैकेनिक्स के अलावा कुछ कराया ही नहीं था। बाद में जब मैं अपने बोर्ड के एग्जाम देने गया तब मुझे पता लगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स भी था यहाँ पे, तो वो भी पढ़ना था। थर्मल फिजिक्स पढ़ाया ही नहीं। समझ रहे हो? तो ये जो बहुत सारी कोचिंगें जो होती है ना, छोटी वाली कोचिंगें जो होती है, वो इन चीजों में गड़बड़ कर देती हैं। मतलब तुम क्या समझोगे कि यार टॉपिक ही नहीं पता मेरे को, फ्लूइड मैकेनिक्स टॉपिक था। 12th में क्या क्या पढ़ाया था? इलेक्ट्रो आया था, करंट बहुत बहुत डिटेल में पढ़ाया था, करंट बहुत डिटेल में। मैं एक बात और बता दूं भाई, कुछ फैकल्टीज के कुछ टॉपिक फेवरेट होते हैं, जैसे करंट, वो करंट ही पढ़ाते रहते हैं। एक मेरा फ्रेंड है मतलब फ्रेंड क्या मतलब, लाइक एक ही सेम इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने काम कर रखा है। तो मैं देखता हूँ वो जब भी पढ़ा रहा होता है करंट ही पढ़ा रहा होता है। करंट के अलावा उसको मैंने किसी टॉपिक को पढ़ाते हुए नहीं देखा। जब भी देखता हूँ मैं उसके, जब भी अच्छे लेक्चर आते हैं तो वो करंट के ही होते हैं। करंट के अलावा भी फिजिक्स है भाई, ठीक है। तो कुछ लोगों में होता है, जिस टॉपिक में परफेक्ट होते हैं उसमें इतना फील दिला देते हैं कि बच्चे दीवाने हो जाते हैं। बच्चे दीवाने कर लिए, बच्चों को कोई मतलब नहीं, फिजिक्स पढ़ी नहीं पढ़ी, वो तो दीवाने हैं ही, ठीक है। तो ये ऐसा भी होता है। तो हमें जिसने फिजिक्स पढ़ाई थी उसने पूरी नहीं पढ़ाई, 50% पढ़ाई थी। 11th 12th की बता रहा हूं मैं तुम्हें, 11th और 12th की कहानी बता रहा हूँ। ओनली 50 से 60% पढ़ाई थी, लेकिन बातें भाई इतनी बड़ी बड़ी होती थी। मैं ये हूं, मेरे से ऐसे कोई कर, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर, मतलब अलग ही दुनिया चल रही थी। ऐसा लगता भाई भगवान से पढ़ के आए हम लोग तो आज ना, वही फिजिक्स पढ़ा ले। तो जो भी है, आईएएस वाईएएस पता नहीं कौन कौन सी कहानियां सुना देते थे, लेकिन फिजिक्स के अलावा सब किया। रोटेशन तक पढ़ाई खूब मजे से, एसएचएम भी पढ़ाया था। वो ये पता नहीं एक लेक्चर में, 2 लेक्चर में, 3 लेक्चर में, पता नहीं कितने में खत्म कर दिया था। तो समझ समझ में आ रहा है भाई क्या होता है? मैं ऑफलाइन की बात बता रहा हूँ। उनको घमंड ही इतना था कि, मतलब उनको अहंकार इतना था कि मेरा कोचिंग वाला क्या कर लेगा, ये क्या कर लेगा, वो कर क्या कर लेगा। अरे तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बच्चा कल को गाली देगा तुम्हें बाहर जाके। जिस दिन आपको पता लगेगा ना, जिस दिन उस बच्चे को समझ में आएगी ना कि यार इसने सिर्फ हवा हवा में तीरंदाजी कर डाली, तो बच्चा गाली देगा। फिर वो बीच में ही पंगे हो गए उनके कोचिंग वाले से, फिजिक्स में इंटरेस्ट आता था, वो छोड़ के चले गए। खत्म, जो बची कुछ थी वो भी खत्म हो गई। करंट इलेक्ट्रिसिटी तक पढ़ाया था मैं, इलेक्ट्रो और करंट पढ़ाया था करीब 4 महीने। अगर मैं तुम्हें 4 महीने इलेक्ट्रो करंट पढ़ाता तो 15 जून को हमारा सिलेबस स्टार्ट हुआ था कोर्स। करंट और इलेक्ट्रो ही पढ़ रहे होते बड़े मजे से। नए फैकल्टी आए, 1 महीने तक मारा मारी रही, हर बार फैकल्टी चेंज, नए चेंज आ रहे, मतलब उनको टिकने नहीं दे रहे, ये वो फलाना ढिकाना। किसके पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे थे हम? अपने में। आंख बंद करके अपनी पैर काट रहे थे। फिर फिर वो नए आए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा तो टाइम ही बहुत कम है, अब तो जी भगाएंगे हम तुम्हें। कुछ उड़ाए कुछ उड़ाए, सिलेबस कंप्लीट, किस लेवल का कराया किसका नहीं कराया, शीट डिस्कस हुई नहीं हुई, सिलेबस कंप्लीट का ठप्पा लग गया। पेपर देने पहुंच गए, क्या होना था? तो ऐसी चीजें बहुत होती हैं बाहर ना। बच्चे को, बच्चा पता है अलग चीजों को से अट्रैक्ट हो जाता है। एक फैकल्टी मस्तियां करा रहा है बस, यार मेन काम तो ये है ना यार, पढ़ाई। चलो मस्ती ठीक है, थोड़ी बहुत चलती है, लेकिन मस्ती ही करा रहे हो तुम। मतलब तुम्हारा तो खैर अनअकैडमी में तुम्हें बहुत अलग लेवल के फैकल्टीज मिलते हैं, तुम्हें बहुत प्रोफेशनल फैकल्टीज मिलते हैं, तुम्हें कोटा के पढ़ाए हुए, बड़ी बड़ी कोचों में पढ़ाए हुए, तभी तो
मतलब आज उनके नाम है या जो भी है, तो मतलब वो चीजें अलग है। लेकिन मैं जिस जगह की बता रहा हूँ ना, तुम मेरे से जो पूछ रहे हो तुम कि सर आप भी तो पढ़े ड्रॉप किए थे, तो मतलब मैं अपनी कहानी बताने लग गया कि मैं आज सच बताऊं, जब मैं पढ़ता था, मैं जो हमें फिजिक्स पढ़ाते थे उनका फैन हुआ करता था। लेकिन जिस दिन मुझे समझ में आया कि यार उन्होंने क्या पढ़ाया था, उस दिन उनकी सिर्फ हवाई बातों के अलावा कुछ भी नहीं था वहां पे। सिर्फ हवाई बातें हुआ करती थी उस क्लास में ना, भयंकर हवाई बातें। वो रौला फिजिक्स की वजह से फैन नहीं बना रखा था, वो जो ड्रीम दिखा रखे होते हैं ना, हम जो बच्चे होते हैं यार, यूपी बिहार और उनके जो बच्चे होते हैं ना, वो फाइनेंशियली थोड़ा उनका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता। इवन मेरा भी नहीं था, गांव से आया था। अब तुम उनको बड़े बड़े सपने दिखाओ कि मैं ये वो, तो बच्चे तो मतलब लाइक बड़े बड़े सपने देखना चालू कर ही देते हैं। उन्हें तो फिर अच्छा लगता है यार, वाह सर ये है वो है। सिमेट्री से नहीं हो रहा है, मोहित लगा हुआ है। ठीक है, तो चलो चलो भाई, खत्म करते हैं इसको ना। तो बच्चों यहां पे क्या होगा, देखो एक चीज देखो, यहां पे सिमेट्री कौन सी वाली है बच्चों। अगर आप ए और सी को ज्वाइन करता हुआ प्लेन लो, देखो एक प्लेन देखो बच्चों, ए सी एच और एफ, ए सी एच एफ, ये प्लेन दिखाई दे रहा है तो भाई ये वाला ए सी एच एफ, ये वाला प्लेन दिखाई दे रहा है बच्चों, ऐसे तिरछा। ये इन दोनों पॉइंट को कंटेन कर रहा है, ए और सी को। सिमेट्री है बच्चों, इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट का सिमेट्रिक है। हाँ, ये डायगोनल प्लेन जो होगा। तो बच्चों सिमेट्री है, तो यहां से जब करंट आएगा ना, उसे निकलना है यहां पे, उसके पास दो रास्ते हैं, एक ये और एक अंदर की तरफ है। लेकिन वो अंदर की तरफ वाला नहीं, ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता देखो सिमेट्रिक है, ऐसे जाए ऐसे पहुंच जाए, ऐसे जाए ऐसे पहुंच जाए, ये सिमेट्रिक हो गए बच्चों। मतलब इस जगह का पोटेंशियल और इस जगह का पोटेंशियल बराबर होगा, डी और बी का पोटेंशियल बच्चों बराबर होगा। अब वो अंदर वाली में चले जाओ, एफ वाले पे। एफ से दो रास्ते हैं, एफ से जी आओ, जी से एच और एच से सी, या एफ से ई जाओ, ई से एच आओ और एच से सी। मतलब ये दोनों रास्ते आइडेंटिकल हो गए अंदर वाले। हाँ भाई, वो अंदर वाले दोनों रास्ते आइडेंटिकल हो गए, मतलब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। वो तो सिमेट्री से भी दिख रहा था बच्चों, दोनों पॉइंट को कंटेन करने वाले प्लेन के अबाउट सिमेट्री थी, तो तुम्हें पता है पोटेंशियल बराबर होते हैं। फोल्डिंग भी कर सकते थे अपन जो है, डायरेक्ट फोल्डिंग भी कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर रहा हूं मैं ना। जी और ई का पोटेंशियल सेम हो गया। एच तो अकेला पॉइंट है और करंट ऐसे आ जाएगा, जो करंट इधर से गया इधर, वो करंट बच्चों इधर निकल आएगा। एफ जी बी सी भी तो हो सकता है, एफ जी बी सी, एफ जी बी सी प्लेन होगा क्या, तेरे को लग रहा है प्लेन होगा ये? ए, वो अंदर वाली साइड है, डॉटेड लाइन। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा बच्चों, एक पॉइंट हो गया ए और एक पॉइंट हो गया बच्चों सी। ए और सी हो गए दो पॉइंट, ए और सी। अब देखो, डी वाला और बी वाला बच्चों सेम पोटेंशियल पे है, तो डी और बी को मैं यहां पे रख दूं। हाँ भाई, इधर सिमेट्री थी, ये दोनों सिमेट्रिक थे ना, ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता। अच्छा, एफ वाला बच्चों किसी के साथ सिमेट्री नहीं बनाए हुए, तो एफ को अलग रखो। एफ के बाद आते हैं जी और ई, वो दोनों सेम सेम पोटेंशियल पे, जी और ई, उनको अलग कर लो। जी और ई से करंट कहां जा रहा है, एच पे, एक पॉइंट एच बना लो। एच से करंट किस पे आ रहा है, सी पे। मतलब और बनाने की जरूरत नहीं है, हमें इन दोनों का इक्विवेलेंट पता करना है। जो करंट यहां से एंटर कर रहा है और वो यहां से लीव कर रहा है, सेम रास्ते होते तो करंट बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब देखो बच्चों, ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा, एक यहाँ पे होगा। डी और सी के बीच में और डी बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस आगे बच्चों, ये सामने वाले आगे, ये वाला और ये वाला। अब आते हैं इधर, ए और एफ के बीच में, ए और एफ के बीच में आगे बच्चों, एफ और जी और एफ और ई, एफ जी एफ ई, ई और एच, जी और एच, जी और एच।
और एच और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस। अभी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डी और ई और बी और जी, बी और जी कहां है, ये रे, डी और ई कहां है, ये रे। ये दो पॉइंट है जिनके अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट पता करना है। कुछ दिखाई दे रहा है बच्चों तुम्हें? अगर तुम इनका पता कर लो, ये और ये देखो बराबर दिखाई दे रहा है, ये और ये बराबर दिखाई दे रहा है, शायद इसका डायग्राम बनाया हुआ है ये रहा। अब कितना कितना आएगा देखो, एक ऐसा कुछ बन जाएगा, ये बच्चों 3r/2 होगा, r/2 r/2 और ये r/2। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? बीच वाले को भूल जाएंगे हम, ऊपर वाला 3r और नीचे वाला r, 3r/4। देख भाई सुन, मेरी बात सुन। अभी बताए तुम लोगों में ना बहुत सारे इसमें अटक रहे हैं, और मैं इतनी देर से सोच रहा था कि इसको बता ही दूं इन लोगों को ना फाइनली। ये मान ले 10 ओम है और ये भी 10 ओम है। अगर इधर करंट और इधर करंट बराबर है, जैसे मान ले 1 एम्पियर करंट जा रहा है और इधर भी 1 एम्पियर करंट जा रहा है, मान ले यहाँ का 100 वोल्ट पोटेंशियल दे रखा था, तो भाई यहाँ का 90 वोल्ट होगा और यहाँ का भी 90 वोल्ट होगा। यहां से यहां तक का ड्रॉप 1 × 10 के बराबर आना है, यहां से यहां तक का 1 × 10 के बराबर आना है, समझ गया? तो अगर इधर करंट जो जा रहा है, अगर वही करंट इधर जा रहा है और इनके रेजिस्टेंस अगर बराबर है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इसका बराबर होंगे। समझ गए? तो देख रहा उधर आज का टाइटल पढ़, कॉम्प्लेक्स सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लास्ट वाला बच्चों, ए और बी का। अगर थर्ड पार्ट होमवर्क नहीं है, होमवर्क के लिए मैंने एक और क्वेश्चन बचा के रखा हुआ है, टेंशन ना ले। तुमने अगर इस वाले में ये देख लिया ना बच्चों, ये वाली सिमेट्री, ए और सी दोनों को कंटेन करने वाले प्लेन के अबाउट सिमेट्री, मतलब इधर वाला पार्ट इधर वाले का मिरर इमेज, तुम डायरेक्ट फोल्डिंग कर सकते थे, इसको यहां पर रख देते, ई को जी के ऊपर रख देते। तो देखो ई को जी के ऊपर रखा है मैंने एक ही जगह पे, और बी को डी के ऊपर रखा है। यस, इसमें बच्चों तुम ये देखो, ए बी एच ई, ये एक प्लेन दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये वाला, और ई से इधर वाला ये प्लेन दिखाई दे रहा है बच्चों, ये वाला, ये लाइन, ये वाली और ये वाला डायगोनल, इसके अबाउट। ठीक है, डायगोनल के अबाउट सिमेट्री है। डायगोनल के अबाउट सिमेट्री होने का मतलब है ये पॉइंट इसके ऊपर फोल्ड कर सकता हूं। देखो ये सिमेट्री कौन सी वाली है, पहली वाली, इसको फर्स्ट सिमेट्री बोलेंगे ना, जिन दो पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट पता करना है, उन दोनों को कंटेन करते हुए प्लेन के अबाउट सिमेट्री। तो बच्चों ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले के ऊपर फोल्ड कर सकते हैं, मतलब सी और जी को एक जगह रख सकता हूं मैं, डी और एफ को एक जगह कर दो इसको, ये बी हो गया, ये ए हो गया, तो डी और एफ को एक जगह रख दो, और इसको जी और एच को एक जगह रख दो, सॉरी डी जी और सी को, और ये एच हो गया और ये ई हो गया। तो ए और बी के बीच में एक, ए और डी के बीच में एक, ए और एफ के बीच में एक, ठीक है, दो यहां पे, अच्छा, ई और डी के बीच में और ई और एफ के बीच में दो, इनके बीच में एक। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन? ऊपर वालों को सॉल्व कर लो, फिर पैरेलल लगाओ, तो पूरे को सॉल्व करो, फिर इसके साथ पैरेलल लगाओ। अगर क्वेश्चन ऊपर से जाए तो क्या करें, क्या ऊपर से जाए, क्वेश्चन ऊपर से जाए तो छोड़ देना चाहिए। हर बाउंसर बॉल पे 6 मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अगर तुम्हारी हाइट अच्छी नहीं है तो। हाइट अच्छी है तो फिर तुम कम से कम ट्राई कर सकते हो बाउंसर पे, मतलब ठीक है, लेकिन अब जा ही रहा बाउंसर, जाने दो ना उसको।
सर हर ब्रांच में आई निकाला है जाए तो फिर क्या करेंगे, इक्विवेलेंट पता करने के बाद जो करना है करते रहो। चलो भाई, आज का जो घर के लिए तुम्हारे लिए क्वेश्चन है ना, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों याद है, मैंने कोई क्वेश्चन तुम्हें घर से करने के लिए दिया था, तुम लोगों ने बोला था कि हम आके बता देंगे सर, होमवर्क में दे दो इसको, पिछली क्लास में। तुम्हारे बैच में नहीं था क्या? 11th में होगा। नाले स्टाइल अपने वेव ऑप्टिक्स एंड ईओ की मिक्स सीट बनाइए। यस, वेव ऑप्टिक्स और उसकी मिक्स बनाइए। देखो बच्चों, ये जो बाहर वाला वायर है ना, उसका रेजिस्टेंस नहीं है, बाहर वाले का नहीं है बच्चों, अंदर वालों का हर एक लीनियर सेक्शन का रेजिस्टेंस जो है आर के बराबर दे रखा है, एंड यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, एंड आप लोगों की आज छुट्टी हो जाती है। होमवर्क बच्चों ये तो है ही, अगली क्लास डीसीएस है। एमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियल पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रेस, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, इन सब को छोड़ के जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड सब्जेक्टिव, निपटा के आना। वो पोस्ट ऑफिस बॉक्स पढ़ाऊंगा ना मैं लास्ट में, तो पता लग जाएगा, ठीक है। तो इनमें से कोई वर्ड मिले, कंट्रोल एफ करके पहले उसको डिलीट मार देना, ठीक है। करो एंजॉय करो आज तो, ये जितना कराया बच्चों उसका एक बार रिवीजन भी कर लेना, ठीक है। मैं अगली क्लास में मैं इसकी पीपीटी वीपीटी नहीं बनवा के ला रहा यहाँ तो मैं अपने आप लिख के पढ़ाऊंगा। चलो।